हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 40। इसके पहले हम लोग 39 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज का पेपर किस दिन का है? ये 22 जुलाई का पेपर है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का, जैसे बाकी दिनों का हम लोग किए हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो PDF तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लें, उसके बाद डिस्कशन देखें, क्योंकि तभी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा ये सब आप लोगों को पता ही, वही चीज़ें बार बार क्या करना। ठीक है, तो अब थोड़े ही बचे हैं, 48 सेट हैं कुल। 48 में हम लोग 40 पे आ चुके हैं, तो मतलब अब 8-9 सेट बचा हुआ है। 3 दिन का और है, 22 का है, 25 का है, 26 का है। 22 शुरू ही हो गया है, शुरू हुआ तो ख़त्म, समझो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन और देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ था और किसका कितना गलत हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन फिलर का है। क्या कह रहे हैं जी? एवरी टाइम ही ट्राई टू ईट विद अ चॉपस्टिक। क्या होती है चॉपस्टिक? पता नहीं मुझे, बताना आप लोग क्या होती है चॉपस्टिक। चॉपस्टिक कुछ होता है वो, क्या होता होगा वो तो पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। हम हाथ से खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते, या चॉपस्टिक वगैरह का पता नहीं मुझे। तो हर बार एवरी टाइम ही ट्राई टू ईट, जब भी उसने कोशिश की खाने की चॉपस्टिक के साथ, चॉपस्टिक चम्मच टाइप का कुछ होगा जिससे खाना खाते होंगे। आगे लिखा है ही फेल्ड टू डू डैश, तो वो ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कर पाया तो क्या लगेगा? ही फेल्ड टू डू सो, ऐसा करने में वो असफल रहा, ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, तो इट और दैट और दिस नहीं लगेगा, टू डू सो, ऐसा ही करना या वैसा ही करना, ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ तो फिक्स था, सो ही लगता ही है वहाँ पे। तो चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? साइनोनियम का है। किसका साइनोनियम? इटर्निटी का करना है। इटर्निटी किससे बना है? इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई अंत ना हो। तो इटर्नल होता है अनंत। अब इसको अगर नाउन बनाओगे इटर्निटी तो क्या होगा? अनंतता। अनंतता का मतलब क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, वो हो जाता है अनंतता। मतलब क्या हुआ? तो जिसका कोई अंत नहीं, इसका मतलब क्या होगा साइनोनियम में? जो सदा के लिए है, हमेशा के लिए है। साइनोनियम आ जाओ। मोमेंट का मतलब क्या होता है? पल। क्या होता है? पल, या कह सकते हो क्षण, ये हो गया मोमेंट का। फ्लैश का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ चमकना, जैसे फोटो खिंचाते हो तो फ्लैश चमकता है, या टॉर्च जलाते हो तो जो फ्लैश होता है चमकना। प्योरिटी शुद्धता होती है, इसमें क्या लिखे? फॉर एवर का मतलब क्या होता है? सदा के लिए। फॉर एवर क्या हो गया? सदा के लिए। सदा के लिए मतलब हमेशा के लिए, यही हुआ ना जिसका कोई अंत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये हो गया आपका साइनोनियम। किसका? इटर्निटी का साइनोनियम हो गया हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए कोई चीज़। तो आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 फिर से फिलर का क्वेश्चन है, देख लो। द डैश फॉर दिस डिस्टेंस, ठीक है, द डैश फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट्स। विल बी 90 सेंट। 90 सेंट का मतलब क्या हुआ? डॉलर के 100 हिस्से होते हैं। ठीक है, $1 के 100 हिस्से होते हैं। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही $1 के में 100 सेंट होते हैं। तो 90 सेंट इन्होंने बताया कि इस जगह का किराया, इतनी दूरी का किराया 90 सेंट होगा। तो यहाँ क्या बता रहे हो? बोलो, किराया पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? तो किराया, ये मकान का किराया नहीं है। मकान का किराया क्या होता है? मकान का किराया होता है रेंट, और साधन जो होता है उसका किराया क्या होता है? फेयर। FARE वाला फेयर, ये होता है किराया। जो बस वगैरह से कहीं जाते हैं तो उसका होगा। चलो आ जाओ, कौन सा ऑप्शन हो गया? ये चौथा हो गया, फेयर। अच्छा, कुछ और वर्ड दिए हैं। पहला दिया है फ्लेयर। ठीक है, तो जो फ्लेयर दिया है इसका मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है भैया स्वभाव, किसी का नेचर होता है। और फ्लावर, या फ्लावर तो समझ रहे हो ना। ये फेयर, फेयर कौन वाला? फेयर एंड लवली वाला, फेयर एंड हैंडसम वाला। तो फेयर एंड हैंडसम वाला अगर समझ रहे हो तो इस फेयर का मतलब क्या हो गया? गोरा। और एक फेयर होता है, जैसे कहते हैं कि ये काम, ये मतलब जैसे मुझे 2 चॉकलेट दिए, उसको 3 चॉकलेट दिए, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब क्या हुआ? ये उचित नहीं है। तो एक फेयर मतलब होता है उचित या सही,
और एक फेयर मतलब होता है किसके लिए, फेयर एंड लवली वाला गोरा, ठीक है। तो ये वाला फेयर हो गया, और ये वाला फेयर बता ही चुके हैं किराए के लिए लगता है। आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर वही चौथा किराए वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग देख लो भैया, द रोल ऑफ द यूनियन, ठीक है, द भी सही भी, ये भी सही भी, ये भी सही। गवर्नमेंट ये गलत है स्पेलिंग। इज टेक्निकल, टेक्निकल की जो स्पेलिंग है TECHNICAL, ठीक है, ये भी सही है। तो गवर्नमेंट की जो स्पेलिंग होगी वो क्या होती है, एक बार देख लो, GOVERN, ठीक है। क्या होगा, GOVERN। अब इसमें लगेगा मेंट, तो MENT के पहले N भी आना चाहिए। अब देख लो, पहले गवर्नमेंट की स्पेलिंग चेक करो सब में, अगर 2 में गवर्नमेंट में की स्पेलिंग सही निकल जाएगी तो हम और दूसरे की देखेंगे। तो ये गवर्नमेंट में N नहीं लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट GOVERN MENT ये वाली सही है, ये वाली गवर्नमेंट में N नहीं लगा हुआ है, नीचे वाले में गवर्नमेंट ठीक लिखा हुआ है, तो 2 में गवर्नमेंट की सही होगी। अब टेक्निकल की चेक करो, ठीक है। तो पहले वाले में चेक ही नहीं करना है, 2 में चेक करना है। इसमें अब ये मतलब A में और पहले में तीसरे में देखना ही नहीं है ना, गवर्नमेंट ही गलत। यहाँ देखो TECHNN, डबल N लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये TECHNICAL ये वाली सही हो गई। तो आंसर कौन सा निकला आपका, चौथा वाला। कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझ गए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसका है, एंटोनियम का क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, तार्किक। क्या हो जाएगा, रेशनल का मतलब तार्किक, ठीक है। तार्किक के लिए क्या लगाओगे, लॉजिकल और इलॉजिकल लिखा है ना। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक। तो इलॉजिकल, इलॉजिकल यही तो एंटोनियम हो गया। तार्किक मतलब लॉजिकल, रेशनल मतलब लॉजिकल, तो इलॉजिकल एंटोनियम हो गया। पोलाइट का मतलब क्या होगा, बहुत ही विनम्र, तो ये तो लगेगा नहीं। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, सजग, सजग समझ रहे हो ना, सचेत, एकदम अलर्ट, सचेत, सजग, अलर्ट। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, अधीर, अधीर समझ रहे हो ना, अधीर, यानी जिसके अंदर धैर्य नहीं होता। इम्पेशेंट इज अ पर्सन हु हैज़ नो पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता, हम उसको क्या कहते हैं, इम्पेशेंस कहते हैं, इम्पेशेंट, ठीक है, समझ गए। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद अपने लाइफ के बारे में लिखा हो। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब बाय हिमसेल्फ लिख जाएगा तो यहाँ ऑटो लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑटो हो जाएगा। और लाइफ हिस्ट्री, किसी की लाइफ हिस्ट्री होती तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोग्राफी। क्या होगा, बायोग्राफी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी, ये रहा आपका आंसर, ऑटोबायोग्राफी। फेबल का मतलब क्या होता है, देखो फेबल का मतलब होता है कहानी, लेकिन कैसी कहानी होती है पता है, चंपक पढ़ा है आप लोगों में से कितने लोगों ने चंपक पढ़ा है, तो जिसमें पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की कहानियाँ होती हैं, और ख़ासतौर से कोई मॉरल लेने के लिए होती है, कोई नैतिक शिक्षा, कोई एथिक्स समझाने के लिए, जिसमें चीकू चीता होता है, ठीक है, और बंटी बंदर होता है, ऐसे ही सब एक से एक बड़े बड़े नाम होते हैं, भोलू हाथी होता है। तो ऐसे ही जानवरों की कहानियाँ होती हैं, पेड़ पौधों की कहानियाँ होती हैं, जो किसी नैतिक शिक्षा के बिहा पे कोई मॉरल एजुकेशन देने के लिए होती है, तो उसको फेबल कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हस्तलिपि, ये भी कभी कभी वन वर्ड में आता है। हस्तलिपि का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ जो हाथ से लिखी गई हो, प्रिंटेड ना हो, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। एनेक्डोट क्या होता है, एनेक्डोट होता है किसी के जीवन से जुड़ी कोई घटना जो उसने खुद बताई हो। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होगी, ऑटोबायोग्राफी होता है जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा ऑटोबायोग्राफी होती है ना, जब कोई आदमी खुद अपने बारे में, अब मरने की डेट तो नहीं लिखेगा कोई अपनी, बाकी मान लो 60-70 साल का हो गया तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं ये लोग, ठीक है, मरने वाला कोई और उसी में जोड़ देता है। तो ये पूरी लाइफ की हिस्ट्री होती है। और एनेक्डोट में क्या होता है ना, जीवन से जुड़ी कोई घटना होती है। जैसे मान लो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, पहले दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, रैगिंग हुई नहीं हुई, क्या सब ये सब हुआ, तो एक दिन की, किसी एक दिन की, या कहीं कोई
अब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन छूट गई या कुछ कैसे क्या हुआ, ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो एनेक्डोट कहा जाता है उसको। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, 7 में क्या है भैया, देखो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं द बुक्स हैज, पहली बात तो हैज नहीं होगा, क्यों, बुक्स जो है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और हैज क्या है, सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया, हैज तो गलत हो गया। तो बुक्स हैज बिकम इनॉर्मसली पॉपुलर, ये सब तो ठीक है, बिकम थर्ड फॉर्म हो गई, इनॉर्मसली पॉपुलर भी ठीक है, विद स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टू रीड। चलो, तो गलती किसमें है, बस एक ही चीज़ है, हैव लगा तो बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये हैव बिकम लगा, यहाँ पे तो ठीक है, हैव बिकम इनॉर्मस, इनॉर्मस नहीं होगा, इनॉर्मसली होगा, हैव बिकम इनॉर्मसली, ये ठीक है, और नहीं बिकेम हो गया, गलत हो गया, ये बिकेम है, नहीं होगा। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो ये क्या होगा, हैव बिकम, ये चौथा वाला होगा। ठीक, क्या होगा, चौथा वाला होगा। हमें हैव के साथ लगाना है ना बिकम, हैव की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और इनॉर्मसली होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। ठीक, तो 8वां क्वेश्चन किसका है, एंटोनियम का क्वेश्चन है, फिर से किसका, रिलेंटलेस का हो गया। रिलेंटलेस का मतलब कौन होता है, जिस आदमी के अंदर कोई दया नहीं होती। रिलेंटलेस मतलब क्या होता, रिलेंट दया होती है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनकाइंड। अनकाइंड, अनकाइंड के लिए क्या हो सकता है, क्रूएल भी कह सकते हो, मर्सीलेस भी कह सकते हो। मतलब क्या होगा कि ये बिल्कुल नरम नहीं होगा, क्या होगा, बहुत ही कठोर स्वभाव का होगा, उसके अंदर दया वगैरह नहीं होगी। तो टेनेसियस भी क्या होता है, कठोर ही होता है, और डिटरमिन्ड भी अपने इरादे पर अटल होता है, ये झुकता उकता नहीं है भैया। ठीक है, और यील्डिंग का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है झुक जाएगा, जो सरेंडर कर लेगा, जो नरम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो झुंड बन रहा हो किसी चीज़ का, मान लो पक्षी हो, पक्षी का टिड्डी उड्डी है या मधुमक्खी वगैरह है, एक जगह ढेर सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठा हो रही है, तो स्वार्मिंग कह दिया जाता है उसको। ठीक है, तो अब इनमें से टेनेसियस भी कठोर के लिए लगा, डिटरमिन्ड भी अटल के लिए लगा, जो झुक नहीं सकता, रिलेंट भी होता है, दयाहीन और अटल होता है, क्या कहते हैं, बहुत कठोर होता है। तो यील्डिंग जो है, जो यील्ड कर जाएगा, जो सरेंडर कर देगा, जो झुक जाएगा किसी के आगे, वो क्या हो जाए, वही एंटोनियम हो जाएगा। स्वार्मिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जो डिक्शनरी में रटे हो गए रिलेंटलेस, वो डिक्शनरी वाला नहीं मिलेगा। मैं ये बात आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि सीधा एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है, रिलेटेड मिलेगा। तो आप रिलेटेड देख लिया करो, बाकी तीनों वर्ड देख लो, कुछ का रिलेशन ही नहीं होगा। जैसे इसमें स्वार्मिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, 2 वर्ड बचिए, टेनेसियस और डिटरमिन्ड, ये भी करीब करीब कड़े और कठोर रुख वाले ही होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो 9 में क्या है भैया, फिर से वही इम्प्रूवमेंट वाला है। अंडरलाइन क्या है कि व्हेन एवर इट रेनिंग, इट के साथ रेनिंग सीधे लग ही नहीं सकता, या तो इट इज़ रेनिंग लगा दो, और व्हेन एवर लगाओगे तो इंडेफिनिट टेंस होगा। याद रखना, व्हेन एवर लगाने का मतलब हुआ जब भी, और जब भी लगाने का मतलब क्या हो गया, ये इंडेफिनिट टेंस होगा पक्का, 100% गारंटी के साथ। फ्यूचर में होगा नहीं। इंडेफिनिट किसका हो सकता है, या तो ये प्रेजेंट का हो इंडेफिनिट, या तो पास्ट का हो। दूसरे के साथ रिलेशन लगा लेंगे, प्रेजेंट का होगा कि पास्ट का होगा। देखो लिखा है कि डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। डेजर्ट फ्लावर्स का मतलब जो रेगिस्तान के फूल होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लूम मतलब खिल जाते हैं। तो ये किस में है, प्रेजेंट में होगा। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, ये प्रेजेंट में है। तो व्हेन एवर इट रेनिंग, रेनिंग नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे ना। एक नियम बताया जा रहा है कि जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान के फूल खिल जाते हैं। फिर से सुनो, जब भी बारिश होती है तो रेगिस्तान के फूल खिल जाते हैं, मतलब ये एक नियम है ना, प्रकृति का नियम है। तो प्रेजेंट में होगा, प्रकृति के नियम पास्ट में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए होता है ना। जब जब बारिश होती है तब तब प्रकृति के या रिजल्ट के फूल खिल जाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और जो इट रेनिंग लिखा है वो इट रेन्स होगा। ढूंढो किस में आंसर है, वेन एवर इट रेन्स, पहला वाला आंसर है। ठीक है, यहाँ रेन्ड लिखा हुआ है, यहाँ इट्स रेनिंग लिखा है, ये सब होगा नहीं, तो पहला वाला आंसर हो गया 9 का। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एरर का क्वेश्चन है। आओ, द ग्लोबल पैंडेमिक रिमाइंड अस। द ग्लोबल पैंडेमिक, देखो ग्लोबल पैंडेमिक ये सब्जेक्ट हो गया, रिमाइंड आपकी वर्ब हो गई। तो वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या होगा, पैंडेमिक प्लूरल तो है नहीं,
पेंडेमिक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रिमाइंड क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये गलत हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। या तो रिमाइंड में हम क्या करें, रिमाइंड में एस जोड़े, रिमाइंड्स करें, या तो अगर पास्ट में हो जाता तो रिमाइंडेड कर देंगे। देखेंगे क्या किस टेंस में जा रहा है। आगे लिखा है कि द ग्लोबल पैंडेमिक रिमाइंड अस दैट इवन लोकल सेंसरशिप कैन हैव ग्लोबल कंसिक्वेंसेज। कैन हैव लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम रिमाइंड को प्रेजेंट में रखेंगे, और रिमाइंड में क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड्स। क्या करना होगा, रिमाइंड्स करना होगा। तो एरर ढूंढनी है, खैर यहाँ इंप्रूवमेंट का दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एरर किस में हो जाएगी, जहाँ रिमाइंड लिखा हुआ, ये रिमाइंड लिखा है, ये दूसरे वाले पोर्शन में गलत है। इंप्रूवमेंट करना होता तो रिमाइंड की जगह पर रिमाइंड्स कर देते, इंप्रूवमेंट हो जाता। क्लियर। जब एरर करो तो साथ में इंप्रूवमेंट, मैं तो हमेशा ही करता चलता हूँ ना, मैं हमेशा एरर के साथ आपका इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ, केवल एरर नहीं बताता, उसकी जगह पर होना क्या चाहिए मैं बताता रहता हूँ। इसका मतलब एरर इंप्रूवमेंट हो, जो 3 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के करते हो, उसके अलावा जो क्वेश्चन एरर के करते हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट होता रहता है। मेरे साथ करोगे तो यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से फिलर का है। डैश यू डोंट वांट टू स्लीप। ठीक है, यहाँ लिखा है डैश यू डोंट वांट टू स्लीप। आगे लिखा है मतलब देन लीव दिस रूम, तो रूम से निकल जाओ। कहा कि तुम सोना नहीं चाहते तो रूम से, कमरे से निकल जाओ। तो अब क्या होगा, एज मनी क्योंकि तुम सोना नहीं चाहते, इफ मने यदि तुम सोना नहीं चाहते तो कमरे से निकल जाओ, सो मतलब इसलिए तुम सोना नहीं चाहते कमरे से निकल जाओ। अरे यार, और वेदर मतलब क्या हुआ, या, बेटा वेदर में तो क्या हुआ, या हो गया। तो अब बताओ क्या लगेगा, यही लग रहा है ना, यदि तुम सोना नहीं चाहते तो कमरे से निकल जाओ। ठीक है, कौन सा लगा यहाँ पर, इफ़ यू डोंट वांट टू स्लीप, अगर तुम्हारा सोने का मन नहीं कर रहा है तो निकलो यहाँ से। ठीक है, समझ गए, तो इफ़ लगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इडियम है। इडियम क्या लिखा है कि लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या हुआ, कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, आकाश पाताल एक कर देना। कौन सा बताएं, कोई कसर ना छोड़ना, यही कर दे रहे हैं, कोई कसर ना छोड़ना, ये एक मैं लिख दे रहा हूँ, और बाकी वाला बता दे रहा हूँ, कोई कसर ना छोड़ना। और एक होता है आकाश पाताल एक कर देना, एक होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, आकाश पाताल एक करना, कोई कसर ना छोड़ना। तो मतलब क्या हुआ, पूरा प्रयास करना, मतलब कुछ भी बाकी ना रहे ऐसा। ठीक है, तो लिखा है टू एक्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, बिल्कुल नहीं। मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, गुड, यही हो सकता है। गेट फायर्ड फ्रॉम जॉब, नौकरी से निकाल दिया जाना। नो विलिंग टू एक्सेप्ट, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा, मेक ऑल पॉसिबल मैनर, मेक ऑल पॉसिबल इफेक्ट्स हो गया। ठीक है, हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फिर से फिलर का क्वेश्चन है। लिखा है इट वॉज रेनिंग हेवली, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। दैट्स वाई, यही वजह है कि योर फादर डैश एट माई प्लेस लास्ट नाइट, और यही वजह है कि कल रात आपके पिताजी हमारे घर पर डैश डैश डैश। क्या करें, इट वॉज रेनिंग हेवली, कल बहुत तेज बारिश हो रही थी, यही वजह है कि आपके पिताजी कल हमारे घर पर डैश डैश डैश। अब आगे चलो, डिलेड का मतलब देर हो गई। ठीक है, देर हो गई। अब पेडल्ड का मतलब होता है गप मारे। क्या हो गया, गप मारना। तो कल बारिश हो रही थी इसलिए आपके पिताजी हमारे घर पे गप मार रहे थे। स्टेड का मतलब क्या हुआ, हमारे घर पे रुक गए, हमारे घर पे ठहर गए। और बिलेटेड का मतलब गाली दी, अब्यूज किया। ये तो हमको लगता नहीं है। ठीक है, क्या होगा भैया बताओ जरा, बताइए, बिलेटेड का क्या मतलब होगा, गाली देना तो बता चुका, इसमें कौन सा लगेगा आप बताओ तो हमारे घर पे रुक गए, कल बारिश हो रही थी बहुत तेजी के साथ, इसलिए आपके पिताजी हमारे घर पर क्या हो गए, हमारे घर पर देर हो गई, हमारे घर पर गप मारे, हमारे घर पर रुक गए। तो क्या लगेगा, स्टेड, हमारे घर पर रुके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एरर का क्वेश्चन है। लिखा है कि देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आवर कंट्री इज इन एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्प। मेजर पढ़ो जरा, क्या लिखा है, मेजर। मेजर में सबसे पहले क्या आ रहा है, माँ आ रहा है। माँ कंसोनेंट होता है कि वावेल होता है, कंसोनेंट होता है तो इसके पहले एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आ लगेगा।
आंसर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये है आ। तो हो गया कौन सा, 3 वाला। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा समझाना नहीं है, बच्चों वाली बात, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, क्या समझाना। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 14, तो 15 में आ जाओ। 15 बताना है साइनोनियम किसका साइनोनियम है, परसेप्टिव का है। परसेप्टिव, परसेप्टिव देखो, परसीव का मतलब क्या होता है, यहीं से समझ लो। परसीव करना का मतलब क्या होता है, इंद्रियों से महसूस करना, इंद्रियों से महसूस करना, परसीव करना। जैसे बुखार हुआ है, तो जब बुखार होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे पकड़ते हैं यहाँ पे, ऐसे हाथ कलाई पकड़ेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे, हाँ आपको बुखार है, तो यही होता है, इसी को कहते हैं परसीव करना। ठीक है, यहाँ पकड़ के परसीव कर लेते हैं, कोई यहाँ हाथ लगा के परसीव कर लेता है, तो इसको परसीव करते हैं। परसेप्टिव का मतलब क्या हो गया, वही मतलब जिसने बहुत ज़्यादा अनुभव किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा जिसको अनुभव है और जो बड़ा ज्ञानी हो गया है इस मामले में। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। ठीक, साइनोनिम बताना है इसका। तो कन्फ्लिक्टेड का क्या मतलब निकलेगा, कन्फ्लिक्टेड मतलब होता है ना विवादित, कन्फ्लिक्ट होना होता है, विवाद होना किसी बात पर। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत बुद्धिमान और बहुत चालाक। एक्चुअली ये होता है चालाक टाइप का आदमी। चालाक होगा तो भैया बिना बुद्धि के तो चालाक होगा नहीं, बुद्धिमान भी होगा, मतलब बहुत अनुभवी होगा। ठीक है, तो ये आपका साइनोनियम मिल गया, परसेप्टिव का एस्ट्यूट मिल गया। अब एकदम से अगर तुम डिक्शनरी में देखोगे तो उसका परसेप्टिव का कन्फ्लिक्टेड एंटोनियम मिलेगा नहीं, साइनोनियम मिलेगा नहीं, सॉरी एंटोनियम निकल गया था मुझसे। परसेप्टिव का साइनोनियम एस्ट्यूट सीधे सीधे नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि दोनों एक ही क्षेत्र के वर्ड हैं, एक ही सेक्टर के वर्ड हैं, अक्सर इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलते हैं उसके साइनोनियम एंटोनियम वाले। अच्छा, इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। ठीक है, और विटलेस का मतलब, विट माने वो तो होता है क्या, विट माने बुद्धि। ठीक है, विट माने बुद्धि, तो विटलेस होगा तो मतलब क्या होगा, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन को फिर से मूर्ख कह सकते हो, तो ये दोनों तो क्या हो गए, मूर्ख वाले हो गए। कन्फ्लिक्टेड का कोई रिलेशन ही नहीं है। परसेप्टिव मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी, तो और एस्ट्यूट मतलब बहुत ज़्यादा चालाक, तो बिना अनुभव के और बिना ज्ञान के तो चालाक नहीं होगा कोई ना, तो एस्ट्यूट हो गया आपका साइनोनियम। अगर एंटोनियम पूछता तो ये 3 और 4 में से कोई हो जाता। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एन अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है लीक से हटकर, परंपराएं तोड़कर। मतलब क्या हुआ, जिस समाज में जिस तरह का जीवन जिया जाता है उससे हटके तुम जीवन जी रहे हो, उससे अलग टाइप से जीवन जी रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को कहते हैं बोहेमियन लाइफ स्टाइल। बोहेमियन का मतलब क्या होता है, जो कन्वेंशनल होती है किसी की, जो किसी समाज की, उस समाज की कन्वेंशनल या पारंपरिक या ट्रेडिशनल रूढ़िगत चीज़ों को तोड़ के वो नए ढंग से, अपने ढंग से, अपनी स्टाइल में जीता है। बाकी जो बचे हुए, मर्टायर का मतलब क्या होता है, शहीद। ठीक है, शहीद। स्टोइक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख में दुख में एक जैसा होता है, सुख में दुख में एक जैसा होता है। ठीक है, वो कौन होता है, स्टोइक होता है। और साइनिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे में कमियां देखता है, मतलब निंदक कह सकते हो इसको। देखो, दूसरों में कमियां देखेगा तो वो क्या होगा, प्रशंसक तो होगा नहीं, निंदक होगा। या तुम ये हिंदी में कहते हैं इसको परछिद्रान्वेषी तुम ये रहने देना, मतलब होता है जो दूसरों में कमियां देखता है उसको कहा जाता है ये। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बोहेमियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर, और 17 में इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहे हैं। एक है क्रेटर। ठीक है, तो क्रेटर की स्पेलिंग सही तो है, क्रेटर। मेंटल ये भी सही है। वोल्केनो की स्पेलिंग गलत लग रही है, अर्थक्वेक की भी सही है। वोल्केनो की स्पेलिंग क्या होगी बच्चा, VOL होगा, ये तो ठीक है, बस वही के की जगह पर C होगा, CANO होगा। वोल्केनो, ये के गलत हो गया। ठीक है, ये सारे के सब ज्वालामुखी से। अर्थक्वेक क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, भूकंप हो गया। वोल्केनो ज्वालामुखी हुई। मेंटल हो जाता है जो ऊपर लावा वगैरह गिरने के बाद बन जाता है। क्रेटर का मतलब होता है वो छेद जहाँ से लावा निकलता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो वोल्केनो की स्पेलिंग गलत है, इसमें के की जगह पर C होना चाहिए आपका आंसर। जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा, तो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है आपका, इडियम है, तो लिखा है अ पाइप ड्रीम।
अब पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? भ्रामक। भ्रामक समझ रहे हो ना, जो मतलब एक तरह से जो भ्रम हो हमारा, जो एक ऐसा सपना देखना जो हमारा भ्रम होता है, उसको कहते हैं भ्रामक। तो एन इल्यूजरी, इल्यूजन होता है ना, इल्यूजरी प्लान होता है, उसी को कहते हैं एक तरह से भ्रामक प्लान बना लेना। ठीक है, सीक्रेट और ये सब नहीं हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 कौन सा होगा? 19 के क्वेश्चन ये है, और ये है एरर का क्वेश्चन। तो लिखा है कि टेलीकॉम इज वन ऑफ द इंडियाज, ओ इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी। तो इंडियाज, एक बात बताओ, इंडिया कितने हैं? इंडिया एक देश है, ठीक है, इसका प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन है। हाँ, इंडिया में क्या अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं क्या? इंडिया में ये कामा लगा कि जो एस लगाते हैं ये वाला, अरे यार कामा हमारा गड़बड़ हो गया, तो ये ऐसे कामा लगा कि जो एस लगाते होते हैं, जिसका मतलब होता है भारत का। तो हमें ये वाला इंडियाज लगाना चाहिए था, ये वाला नहीं लगाना चाहिए था। तो ये जो लिखा है ना, इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी, भारत की पूरी दुनिया में मानी जाने वाली सफलता की कहानी होती है। तो ये इंडियाज गलत है। कहाँ पर है इंडिया? ये है इंडिया। तो यही वाला चौथा आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ठीक है, तो 20 में क्या कर रहे हैं? फिर से वन वर्ड है। तो वन वर्ड क्या है? वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट एंड कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कला में, संगीत, साहित्य, इन सब में कोई रुचि नहीं होती है, नृत्य वगैरह में, इन सब में उसको कोई रुचि नहीं होती है। ऐसे आदमी को कहते हैं फिलिस्टाइन। ठीक है, नीरस होता है ना, साहित्य, संगीत, कहानी, कविता, किसी से कोई रुचि नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक्सपर्ट की मीनिंग बताने की जरूरत नहीं। मर्सिनरी देखो फिर आया है। ठीक है, मर्सिनरी एक वर्ड होता है, और एक मैंने आपको बताया था ना प्रोफेशनल टाइप का वर्ड होता है, एक अमेचर होता है। ठीक है, तो मर्सिनरी क्या हो गया? प्रोफेशनल हो गया। ये इतनी बार आता है, मैं हमको लगता है कि 3-4 बार तो बता चुका हूँ। ये प्रोफेशनल हो गया। तो मर्सिनरी प्रोफेशनल होता है जो किसी भी काम को पैसे के लिए करता है। और एक वर्ड मैंने बताया था आपको, याद है, अमेचर, TEUR। अमेचर का मतलब ये किसी काम को शौकिया करता है, तो मर्सिनरी है, प्रोफेशनल दे दिया गया है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ना। अब आंसर कौन सा है यहाँ पे? फिलिस्टाइन होगा। ठीक, फिलिस्टाइन का मतलब जिसको आर्ट एंड कल्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिसको। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 में होता क्या है ये आपको पहले से ही पता है। वही एक पैराग्राफ होगा, उसमें ढेर सारे 5 क्या कहते हैं, ढेर सारे नहीं, 5 फिलर्स भरने होंगे आपको। ठीक है, तो आगे आ जाओ, इसका हम लोग कर लेते हैं। आपको ये रहा स्क्रीन पर, छोटा है आज का, कल वाला बड़ा मिलेगा आपको, एक पूरा पेज भर जाएगा। तो लिखा है कि हीट एग्जॉशन कैन बी रिक्रिएशनल हैजार्ड। जो हीट एग्जॉशन है, हीट मतलब क्या होगा? गर्मी निकलना। ठीक, जब हम गर्मी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कभी याद करो, जैसे बहुत जून का महीना हो, मई जून का महीना हो, साइकिल चला के 10-15 किलोमीटर आना पड़े, तो क्या कंडीशन होती है? हीट एग्जॉशन होता है। तो हीट एग्जॉशन वही है, कैन बी रिक्रिएशनल हैजार्ड, इसको हम रिक्रिएशनल हैजार्ड कह सकते हैं। आगे लिखा है कि डैश फॉर एथलीट्स, और ये कह रहे हैं कि एथलीट्स के लिए, तो इसका मतलब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई किया, तो इसका मतलब वो खास तौर से। ठीक है, हीट एग्जॉशन एक रिक्रिएशनल हैजार्ड हो सकता है। हैजार्ड का मतलब जान रहे हो ना? हैजार्ड मतलब खतरा, डेंजर, नुकसान। और इन्होंने कहा फॉर एथलीट्स मतलब क्या हुआ? स्पेशली, खास तौर से प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर, जो लोग आउटडोर खेलते हैं, मतलब क्या हुआ? इंडोर नहीं, जो कमरे में नहीं, जैसे चेस वगैरह इंडोर गेम होती है। आउटडोर गेम में जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, बैडमिंटन वगैरह हो गया, तो ये सब आउटडोर गेम होती है, जो लोग आउटडोर गेम खेलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है डैश वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लॉथ्स, जब वो लोग हीट ट्रैपिंग क्लॉथिंग पहने होते हैं, मतलब ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो गर्मी को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके लिए तो हीट एग्जॉशन और खतरनाक हो जाएगा। आगे लिखा है एंड गियर व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, और वो खेलते कब हैं? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मान लो गर्मी के मौसम में खेल रहे हैं तो गड़बड़ रहता है। आगे लिखा है डैश एज
इन केस इन अमेरिका फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, जैसे इन्होंने कहा उदाहरण के लिए बताया, तो उदाहरण के लिए एज किसके साथ लगाते हो, सच एज लगाते हो, ठीक है। जब भी हम उदाहरण देने के लिए लगाते हैं तो हम सच के साथ एज लगाते हैं। थर्ड वाले के लिए फिक्स हो गया कि सच लगेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लगेगा, ठीक। जैसे वो अदालत में कसम खाते हैं, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वैसे ही एज के पहले यहाँ पर सच लगेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लगेगा। तो फेलर नंबर 3 में ढूंढ लेना। आगे लिखा है कि स्मॉल स्टडीज डैश एम्ड टू डिज़ाइन मोर डैश फुटबॉल यूनिफॉर्म। तो जो छोटे छोटे अध्ययन किए गए हैं, स्टडीज किए गए हैं, और उनका टारगेट ये रहा है कि ये फुटबॉल यूनिफॉर्म को कैसे, मतलब मोर एंड मोर डैश फुटबॉल यूनिफॉर्म, तो मोर कंफर्टेबल टाइप का कोई वर्ड आएगा जो ज़्यादा आरामदायक हो, ठीक है। तो चलो हम लोग भरते हैं पहले वाले को, ठीक। थोड़ा इसको क्लियर करके दिखाते हैं आप लोगों को फिर से। पहले में इन्होंने कहा कि हीट एग्जॉशन कैन बी इक्वेशनल हैजार्ड डैश फॉर एथलीट्स प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है, तो क्या लगाओगे, स्पेशली हो जाएगा। कैजुअली मतलब कभी कभार वाले नहीं होते, 2-4 मिनट वाले नहीं है। नेताजी नहीं है कि मैच का उद्घाटन करने आए हैं और बस 2 मिनट में हो गया, ठीक है। ये दिन भर खेलते हैं बेचारे। इंडिविजुअली एथलीट्स नहीं होंगे, स्पेशली। रेडिकली कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे यार, रेडिकली का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं फिलर नंबर 2। तो फिलर नंबर 2 क्या होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है आउटडोर्स। तो उन्होंने कहा डैश वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लॉथिंग्स। तो सिंस वियरिंग होगा कि इंस्टेड वियरिंग होगा कि अदरवाइज वियरिंग, व्हाइल वियरिंग। व्हाइल वियरिंग होता मतलब क्या हुआ, जिस समय ये हीट ट्रैपिंग कपड़े, हीट ट्रैपिंग क्लॉथिंग्स पहने होते हैं। सिंस मैंने क्योंकि, अब क्योंकि लगेगा नहीं ना, क्योंकि वाला तो यहाँ से में नहीं होगा जब ये बाहर खेल रहे होते हैं, क्योंकि हीट ट्रैपिंग वो कपड़े पहने होते नहीं। जब जिस समय होता है ना, बाहर खेलते समय ये हीट ट्रैपिंग कपड़े पहने होते हैं, तो व्हाइल ज़्यादा सूटेबल आएगा, ठीक है। इंस्टेड के बावजूद हो जाएगा, अदरवाइज वरना हो जाएगा, लगेगा नहीं। आगे आ जाओ 3 वाले में, ठीक है। तो 3 वाले में क्या भरना है भैया, तो ही इसमें तो हम बताए थे कि सच के साथ लगेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लगेगा। तो रेदर एज, सो एज, रेदर एज, सो एज, दैट एज होता नहीं, सच एज होता है, कहानी खत्म हो गई। इसकी चौथे पे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा वाला फिलर। चौथे वाले में फिलर क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्टडीज डैश एम्ड। देखो स्मॉल स्टडीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और एम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो विल नहीं लगेगा, डिड नहीं लगेगा, ठीक है। बचा हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग सकती है, ठीक, हैज हैव के बाद। लेकिन ये स्मॉल स्टडीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा नहीं, अब क्या लगेगा, हैव लगेगा। इनकी भी कहानी खत्म हो गई। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये फिलर नंबर 5 में। तो क्या कह रहे हैं इन्होंने कहा एम्ड टू डिज़ाइन मोर डैश फुटबॉल यूनिफॉर्म्स। तो मोर रेच्ड का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही बेचारा टाइप का हो जाएगा या दुष्ट टाइप का, दोनों आता है। रेच्ड में दुष्ट भी होता है और बेचारा भी होता है, दोनों होता है। तो ये दुष्ट यूनिफॉर्म थोड़े होगी। शेल्टर्ड यूनिफॉर्म मतलब जहाँ हम शरण लेते हैं, ऐसी यूनिफॉर्म तो होगी नहीं। मिजरेबल रजनी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ब्रीथेबल का मतलब जिसमें से हवा आ जा सकती हो, हवा पास हो सकती हो, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा हवा आ जा सके, प्लास्टिक टाइप की ना हो वो, ठीक है। तो ऐसी यूनिफॉर्म बनाने के लिए लगातार रिसर्च चल रही है। तो ये फिलर भी हम लोगों ने भर लिया, 5 क्वेश्चन का था। तो ये था हमारा 40th और 25 क्वेश्चन। जुड़ा करते रहना और हमें बताते रहना कितना हो गया। 40 हो गया। तो अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 8 सेट और बचे हुए हैं, ठीक है। 48 थे, 8 और बचे हैं, तो 8 दिन में ख़त्म कर दूंगा। बीच बीच में कुछ और चीज़ें भी ले लो, जैसे कल हमने जो डिटर्मिनर की वो करवाए थे, क्लास ली थी, ठीक है। कल का वीडियो है, कल पढ़ा था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसका जो पार्ट 2 है, इसको हर हाल में देख डालो बच्चा। 1-2 क्वेश्चन उसमें से अक्सर आते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिटर्मिनर्स वाला दोनों का दोनों वीडियो देख लेना, और इसके बाद फिर और चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम साइनोनिम, जब ये MTS के 48 सेट करा लेंगे तो इसमें जो और चीज़ें बची हुई हैं ना, साइनोनियम, एंटोनियम, ये सब चीज़ें लेकर के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कितना हेल्पफुल लगा इस सेशन के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।